नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है पुरानी यादें। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर को पेंट करवाना है। एक दिन विमला ने अपने पति को कहा, पेंट वाले को कब बुला रहे हो? जल्दी कर लो, वरना सारे काम एक साथ सिर पर आ जाएंगे। करता हूँ, आज निमंत्रण पर छपने के लिए देकर आया हूँ। रंग वाले के पास जाना नहीं हो पाया। देखिए, शादी के लिए सिर्फ 2 महीना बचा है। एक बार घर की पुताई हो जाए और घर के सामान सही जगह व्यवस्थित हो जाए तो बहुत सहूलियत होगी। जानता हूँ तुम्हारी परेशानी। कल ही पेंट वाले से बात करके आऊँगा। 3 दिन बाद बुला ही लीजिए। तब तक मैं घर का सारा कबाड़ निकाल कर रखती हूँ, जिससे उसका काम भी फटाफट हो जाएगा और घर में थोड़ी जगह भी हो जाएगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। वैसे भी वह छोटा कमरा बेकार की चीजों से भरा पड़ा है। खाली हो जाएगा तो अच्छा है। जब से रमेश की बेटी स्मिता की शादी तय हुई थी, उनकी अपनी पत्नी विमला से ऐसी बातचीत चलती रहती थी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, काम का बोझ और हड़बड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी। घर का पेंट कई सालों से टलता जा रहा था। हिमांशु और स्मिता की पढ़ाई का खर्चा, रिश्तेदारी में शादी ब्याह, बाबूजी का खर्चा वगैरह ऐसी कई वजहों से घर की सफाई पुताई नहीं हुई थी। मगर अब इसे टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि बेटी की शादी है। दोस्त रिश्तेदार सभी आएंगे, और तो और लड़कों वालों की तरफ से सारे बाराती घर देखने जरूर आएंगे। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। घर अच्छी तरह से साफ सुथरा करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन विमला ने छोटा कमरा खाली करना शुरू किया। काफी ऐसा सामान था जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, बस घर में जगह घेरे पड़ा था। उस घर पर पिछले कई सालों से धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। सारा कबाड़ एक एक करके बाहर आने लगा। कल ही कबाड़ी को बुलाऊंगी। थक गई इस कबाड़ को संभालते संभालते, कमरा खाली करते हुए विमला बोली। आंगन में पुरानी चीजों का एक छोटा सा ढेर लगा गया। शाम को रमेश बाहर से लौटे तो उन्होंने आंगन में फेंके हुए सामान का ढेर दिखाई दिया। उसमें एक पुराना आईना भी था, 6 फुट ऊंचा और करीब 3 फुट चौड़ा। काफी बड़ा, भारी भरकम और सागवान की लकड़ी की मजबूत फ्रेम वाला आईना। रमेश की नज़र उस आईने पर पड़ी। उसमें उन्होंने अपनी छवि देखी, धुंधली सी, मकड़ी के जाले में जकड़ी हुई। शीशे को देखकर उन्हें कुछ याद आया। धीरे धीरे यादों पर से धूल की परतें हटती गई। बहुत सी यादें जहन में उजागर हुई। आईने में एक छवि निखर आई, बिल्कुल साफ छवि, और वह थी विमला की। 30-32 साल पहले की बात है। नई नवेली दुल्हन विमला, हाथों में मेहंदी, लाल रंग की चूड़ियां, घूंघट में शर्मीली सी। रमेश को अपनी शादी के दिन याद आए। संयुक्त परिवार में बहू बनकर आई विमला दिन भर सास, चाची सास और दादी सास न जाने कितनी सासों से घिरी रहती थी। उनसे अगर फुर्सत मिलती तो छोटे ननद देवर अपना हक जमाते। रमेश बेचारा अपनी पत्नी का इंतजार करते करते थक जाता। जब विमला कमरे में लौटती तो बुरी तरह से थक चुकी होती थी। नौजवान रमेश पत्नी का साथ पाने के लिए तड़पता रह जाता। पत्नी को एक नज़र देख पाना भी उसके लिए मुश्किल था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उनका कमरा रसोई घर से थोड़ी ऊंचाई पर तिरछे कोण में था। रमेश ने यह बड़ा सा आईना बाजार से खरीदा और अपने कमरे में ऐसे एंगल में लगाया कि कमरे में बैठे बैठे रसोई में काम करती अपनी पत्नी को निहार सके। इसी आईने ने पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ा दी। वे दोनों दिल से एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उनके इंतजार के लम्हों का गवाह था यह आईना। इसी आईने के जरिए वे दोनों एक दूसरे की आंखों में झांका करते थे, एक दूसरे के दिल की पुकार समझा करते थे। यही आईना उनकी नज़र की जवां बोलता रहा। उनकी जवानी के हर पल का गवाह था यह आईना। आंगन में खड़े खड़े अपने आप में खोए से रमेश उन दिनों की सैर कर आए, अपनी नौजवानी के दिनों को यादों में ही एक बार फिर से जी लिया। रमेश ने हिमांशु को बुलाया
और वह आईना उठाकर अपने कमरे में रखवाया। हिमांशु अचरज में पड़ गया। ऐसा क्या है इस पुराने आईने में, इतना बड़ा भारी सा, काफी जगह घेरने वाला। कबाड़ उठवाकर पापा ने अपने कमरे में क्यों लगवाया, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी दादी के पास चला गया। दादी, पापा ने वह बड़ा सा आईना कबाड़ से उठवाकर अपने कमरे में लगा दिया तो क्या हुआ? दादी, वह कितनी जगह घेरता है, कमरे से बड़ा तो आईना है। दादी अपना मुंह आंचल में छिपाए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। दादी को अपने बेटे की यह तरकीब पता थी। उन्होंने अपने बेटे को आईने में झांकते हुए बहू को निहारते पकड़ा भी था। दादी की वह नटखट हंसी, हंसते हंसते शर्माने के पीछे क्या माजरा है, हिमांशु समझ नहीं सका। पापा भी मुस्कुरा रहे थे। जाने दो, सोचकर हिमांशु दादी के कमरे से बाहर निकल गया। इतने में मां ने हिमांशु को आवाज दी, कुछ और सामान बाहर आंगन में रखने के लिए कहा। हिमांशु ने सारा सामान उठाकर कबाड़ के ढेर में ला पटका, सिवाय एक क्रिकेट बैट के। यह वही क्रिकेट बैट था जो 25 साल पहले दादाजी ने उसे खरीदवाया था। वह दादाजी के साथ गांव से शहर आया था। दादाजी का कुछ काम था शहर में। उनके साथ शहर देखने और बाजार घूमने हिमांशु चल पड़ा था। चलते चलते दादाजी की चप्पल का अंगूठा टूट गया था। वैसे भी दादाजी कई महीनों से नई चप्पल खरीदने की सोच रहे थे। बाजार घूमते घूमते हिमांशु की नज़र खिलौनों की दुकान पर पड़ी। ऐसी खिलौनों की दुकान तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उसका मन कांच की अलमारी में रखे क्रिकेट के बैट पर आ गया। उसने दादाजी से जिद की कि वह बैट उसे चाहिए। हिमांशु के दादाजी व पिताजी की माली हालत उन दिनों अच्छी नहीं थी। जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल होता था। बैट जैसी चीजें तो ऐश में गिनी जाती थी। हिमांशु के पास खेल का कोई भी सामान न होने के कारण गली के लड़के उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। राहुल तो उसे अपना बैट हाथ नहीं लगाने ही देता था। हिमांशु मन महसूस कर रह जाता था। दादाजी इन परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनसे उन्होंने अपने पोते का दिल तोड़ा नहीं गया। उन्होंने हिमांशु के लिए वह बैट खरीद लिया। बैट काफी महंगा था, चप्पल के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो दोनों बस अड्डे के लिए चल पड़े। रास्ते में चप्पल का पट्टा भी टूट गया। सड़क किनारे बैठे मोची के पास चप्पल सिलवाने पहुंचे तो मोची ने कहा, दादाजी, यह चप्पल इतनी फट चुकी है कि इसमें सिलाई लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दादाजी ने चप्पल वहीं फेंक दी और नंगे पांव ही चल पड़े। घर पहुंचते पहुंचते उनके तलवों में फफोले पड़ चुके थे। हिमांशु अपने नए बैट में मस्त था। अपने पोते का गली के बच्चों में अब रोब होगा, इसी सोच से दादाजी के चेहरे पर रौनक थी। पैरों की जलन का सिकवा नहीं था, चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। हाथ में बैट लिए हिमांशु उस दिन को याद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक कर बैट पर टपक पड़े। आज हिमांशु के दिल ने दादाजी के पैरों की जलन महसूस की, जिसे वह अपने आंसुओं से ठंडक पहुंचा रहा था। तभी शाम की सैर करके दादाजी घर लौट आए। उनकी नजर उस बैट पर गई जो हिमांशु ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हंसते हुए उन्होंने पूछा, क्यों बेटा हिमांशु, याद आया बैट का किस्सा? हाँ दादाजी, हिमांशु बोला। उसकी आंखें भर आई और वह दादाजी के गले लग गया। दादाजी ने देखा कि हिमांशु की आंखें नम हो गई थी। हिमांशु बैट को प्यार से सहलाते हुए, चूमते हुए अपने कमरे में ले आया और उसे झाड़ पोंछ कर कमरे में ऐसे जगह रख दिया मानो वह उस बैट को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहता है। दादाजी अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि हिमांशु की दादी पलंग पर बैठी हैं और इर्द गिर्द छोटे छोटे बर्तनों का भंडार फैला है। इधर तो आइए, देखिए, इन्हें देखकर कुछ याद आया और वे बोली, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिले? बहू ने घर का कबाड़ निकाला है ना, उनमें से मिल गए।
अब वे दोनों पास बैठ गए। कभी उन छोटे छोटे बर्तनों को देखते तो कभी दोनों दबे दबे से मुस्कुरा देते। फिर वे पुरानी यादों में खो गए। यह वही पानदान था जो दादी ने अपनी सास से छिपाकर चुपके से खरीदा था। दादाजी को पान का बड़ा शौक था, मगर उन दिनों पान खाना अच्छी आदत नहीं मानी जाती थी। दादाजी के शौक के लिए दादी जी का बड़ा तड़पता मन था। अपनी सास से छिपाकर उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू किए। कुछ दादाजी से मांगे और फिर यह पानदान दादाजी के लिए खरीद लिया। चोरी छिपे घर में लाई कि कहीं सास देख न ले। बड़ा सुंदर पानदान था। पानदान के अंदर छोटी छोटी डब्बियां लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखने के लिए थे। छोटी सी हंडिया चूने और कत्थे के लिए। हंडियों में तिल्ली नुमा कांटे और हंडियों के छोटे से ढक्कन थे। सारे बर्तन पीतल के थे। उसके बाद हर रात पान बनता रहा और हर पान के साथ दादा दादी के प्यार का रंग गहरा होता चला गया। दादाजी जब बूढ़े हो चले तो उनके नकली दांत लग गए तो सुपारी खाना मुश्किल हो गया था। दादी जी के हाथों में भी पानदान चमकाने की आदत नहीं रही। बहू को पानदान रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः पानदान स्टोर में डाल दिया गया। आज घर का कबाड़ निकाला तो दादी को यह पानदान मिल गया। दादी ने पानदान उठाया और अपने कमरे में ले आई। इस बार सास से नहीं बल्कि अपनी बहू से छिपाकर। थरथराती हथेलियों से वे पानदान संवार रही थी। उन छोटी डब्बियों में जो अनकहे भाव छिपे थे आज फिर से उजागर हो गए। घर के सभी सदस्य रात के समय अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। बिमला, रमेश उसी आईने के सामने एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। दादा दादी पान के डब्बे को देखकर पुरानी बातों को ताजा कर रहे थे। हिमांशु बैट को सीने से लगाए दादाजी के प्यार को अनुभव कर रहा था। जब उन्होंने स्वयं चप्पल न खरीदकर उन पैसों से उसे यह बैट खरीद कर दिया था। नंगे पांव चलने के कारण उनके पांवों में छाले पड़ गए थे। स्मिता भी कबाड़ के ढेर में पड़ा अपने खिलौनों का सेट उठा लाई थी, जिससे वह बचपन में घर घर खेला करती थी। यह सेट उसे माँ ने दिया था। छोटा सा चूल्हा, छोटे छोटे बर्तन, चम्मच, कलछी और कढ़ाई, चिमटा और नन्हा सा चकला बेलन, प्यारा सा हैंडपंप और उसके साथ एक छोटी सी बाल्टी भी थी। बचपन की यादें ताजा हो गई थी। राखी के पैसे जो मामा जी ने माँ को दिए थे, उन्हीं से वे स्मिता के लिए ये खिलौने लाई थी। तब स्मिता ने बड़े प्यार से सहलाते हुए सारे खिलौनों को पोटली में बांध लिया था। उस पोटली ने उसका बचपन समेट लिया था। आज उन्हीं खिलौनों को देखकर बचपन की एक एक घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। हिमांशु भैया से लड़ाई, माँ का प्यार और दादाजी का दुलार। जिंदगी में कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा जीने को दिल चाहता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें खोने को जी चाहता है। हर कोई अपनी जिंदगी से ऐसे पलों को चुन रहा था। यही पल जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट गए थे। ऐसे पल, ये यादें जिन चीजों से जुड़ी होती हैं, वे चीजें कभी कबाड़ नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।